कार्ल यूंग बताते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो एक लेयर्ड सिस्टम है, उसमें अलग अलग लेयर्स हैं। अक्सर लोग जो पहली लेयर है कॉन्शियस माइंड वाली, उसी को पूरा सच समझ लेते हैं। उनको लगता है वही सब कुछ है उनके माइंड के बारे में। जो कुछ भी वो अपने बारे में सोचते हैं, जो कुछ भी उन्हें लगता है कि वो हैं, बस उसको ही रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन कार्ल यूंग कहते हैं ये तो बस एक आइलैंड है छोटा सा, एक बहुत बड़े ओशियन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर तुम अनअवेयर रहते हो, और वो चीज़ तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती है। वो बताते हैं कॉन्शियस माइंड के नीचे जो है उसको कहते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस का नाम पढ़ के पता चल रहा है कि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। जो कुछ भी आप भुला देते हो वो इसका पार्ट बन जाता है। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई ऐसा डिज़ायर जो आप दिखा नहीं सकते, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको दबाते दबाते छुपाते छुपाते वो इसका पार्ट बन जाता है। कोई ऐसा इमोशन जैसे कि एंगर, ग्रीड, लस्ट, कुछ ऐसा हो सकता है जिसको तुम एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं हो, वो पर्सनल अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने यहीं तक बात ख़त्म कर दी थी कि ये अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। लेकिन कार्ल यूंग एक स्टेप और आगे गए। कार्ल यूंग ने कहा पर्सनल अनकॉन्शियस के अलावा हमारे पास होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव से पता चल रहा है कि ये पर्सनल नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंसेस से नहीं बनता, इसको आप लेकर आते हो दुनिया में। अब जैसे कि डीएनए पास होता रहता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है, वैसे ही समझ लो एक तरीके से ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस बिना पास होता रहता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो एक तरीके से ये पूरी दुनिया में जो ह्यूमंस है ना, उन सब में मिलेगा आपको ये। हम कनेक्टेड हैं एक तरीके से इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कारण। अब ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ना, इसका आइडिया कैसे आया कार्ल यूंग को? उन्होंने देखा यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हर कहानी में नज़र आ रहे हैं, हर मिथ्स में नज़र आ रहे हैं, रिलीजन में, कल्चर में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेटिंग चेंज हो रही है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन बात वही हो रही है। जैसे कि उन्होंने देखा कि कहानियों के अंदर हीरो होता ही है जो सेवियर होता है, सेक्रीफाइसेस करता है और बचाता है लोगों को। और कार्ल यूंग ने ये भी देखा कि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि यार ये हीरो है, ये विलन है, ये गुरु है, ये विजडम देगा, और या ये ट्रिकस्टर है, ये ट्रिक करेगा, या ये लवर है। हमें कोई आके बताता नहीं इनके बारे में ये हीरो है वो है, हमें ऑलरेडी फीलिंग्स ही होती है कि हम जानते हैं। मतलब हमारे माइंड के अंदर ना एक प्री एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की। हमें फील हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम बस कुछ देखते हैं, कुछ पैटर्न्स देखते हैं, और ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि इसकी बात हो रही है। तो कार्ल यूंग इन्हीं पैटर्न्स को ना कहते हैं आर्कीटाइप्स। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे दिमाग में जो इनहेरिटेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको आप लेकर आते हैं दुनिया के अंदर, ये कहीं से आप सीखते नहीं हैं। कार्ल यूंग के हिसाब से ऐसे बहुत सारे आर्कीटाइप्स हैं। उनमें से एक आर्कीटाइप है हीरो आर्कीटाइप, एक हो सकता है मदर आर्कीटाइप। मदर आर्कीटाइप ऐसी होगी जिसमें आपको नर्चरिंग मिलेगी देखने को, प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, ओरिजिन, सेफ्टी की बात आएगी। तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर ने पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है कि ये माँ की बात हो रही है। पर ये कोई फिगर नहीं है, ध्यान रखना, कोई एक दिमाग में फिगर नहीं बना हुआ है। आर्कीटाइप्स कोई फिगर नहीं है, लोगों को लगता है ये टेंडेंसी है। बस हमारे अंदर एक कैपेसिटी है समझने की, फील करने की कि यहाँ किसकी बात हो रही है। अब कार्ल यूंग कहते हैं कि इन आर्कीटाइप्स के साथ ना आपका रिलेशनशिप ना अच्छा होना चाहिए, इसके साथ डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये क्या करते हैं ना, ये आर्कीटाइप्स ना आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान के अंदर एक हीरो आर्कीटाइप है, उसमें वो फंस गया है बेचारा। अब वो क्या करता है हर टाइम में ना, मतलब सेवियर की तरह एक्ट करता है। उसको लगता है मैं ही बचाऊंगा लोगों को प्रॉब्लम से, कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें कूद पड़ेगा, ऐसा सेवियर। उसको लगता है वो हीरो है, जिसके कारण कई बार गड़बड़ हो जाती है उससे। हो सकता है कोई विक्टिम आर्कीटाइप में फंस जाए, उसको लगे कि यार मैं विक्टिम हूँ, दुनिया मेरे साथ ही बुरा करती है, और इससे उसकी मेंटलिटी कैसी हो जाएगी आप जानते ही, अगर वो विक्टिम समझता है खुद को। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे आर्कीटाइप्स में फंस के रह जाते हैं। तो कार्ल यूंग कहते हैं इन आर्कीटाइप्स को पहले समझना है, जब समझ जाओगे तो इनको ओवरकम कर पाओगे, इनको इंटीग्रेट कर पाओगे अपने सेल्फ के साथ। आगे वो बात करते हैं शैडो की। शैडो के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको हम डार्क साइड बोल देते हैं। बट ये सिर्फ डार्कनेस नहीं है, इसमें कार्ल यूंग कहते हैं कि ये बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर हम शैडो को समझ जाए तो। बहुत एनर्जी होती है इसके अंदर, ये आपका अनयूज्ड पोटेंशियल हो सकता है। शैडो क्या है, जितने भी तुम नेगेटिव इमोशंस हैं, जिसको तुम नेगेटिव मानते हो, बुरा मानते हो, उसको सप्रेस करते चले जाते हो। कोई भी ऐसा इमोशन जिसको सोसाइटी मना करती है एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल तुम लस्ट शो नहीं कर सकते, खास करके इंडियन सोसाइटी के अंदर इतना एंगर शो नहीं कर सकते, आपको मना किया जाएगा, आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये पार्ट बन जाते हैं आपके शैडो का, ये दबते रहते हैं और आपके शैडो का पार्ट बन जाते हैं। मान लो एक नाइस गाय है, ठीक है,
उसको हमेशा ऐसा लगता है कि यार गुस्सा करना बुरी बात होती है। उसको हमेशा से ये बताया गया है बचपन से कि गुस्सा मत करना बेटा, एग्रेशन मत दिखाना। इस चक्कर में वो क्या करता है बेचारा, हमेशा हाँ बोलता रहता है, कभी भी लड़ाई नहीं करता। कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें भी हार मान लेता है और कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती है। कभी एग्रेशन शो ही नहीं कर पाता। वो इमोशन शो करना चाहता है बट उसको दबाता है, क्योंकि दबाना पड़ता है उसको। तो होता क्या है, उसकी शैडो का पार्ट बन जाता है ये एग्रेशन, ये गुस्सा। फिर एक दिन क्या होगा, जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, मान लो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, जहाँ हमारी अवेयरनेस थोड़ी कम हो जाती है, हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है हमारे इमोशंस के ऊपर, वो फट के बाहर आएगा। और जब फट के बाहर आएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एग्रेशन कहाँ किस जगह निकल जाए कुछ पता नहीं है। लोगों से कितनी गलतियाँ हो जाती है इस एग्रेशन के कारण, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं वो। तो ये शैडो जो है ये दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये आपको कंट्रोल करता रहेगा, लेकिन अगर इसको समझ गए, ठीक है, इसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया, तो भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं हासिल। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जो इसका यूज़ करते हैं, इसके अंदर की एनर्जी का। अगर किसी को एग्रेशन दिखाना है तो इसको चैनलाइज कर देते हैं रॉक म्यूज़िक बनाने में, कि रॉक म्यूज़िक बनाऊंगा और वहाँ एग्रेशन दिखाऊंगा अपना। किसी को अपना लस्ट दिखाना है तो वो अपनी पेंटिंग्स में दिखा देता है। कुछ लोग न्यूड पेंटिंग्स भी बनाते हैं, मेरा एक दोस्त बनाता भी है, वहाँ चैनलाइज कर देता है उसको, अपनी शैडो को। अब इस शैडो को अपनी सेल्फ के साथ ना इंटीग्रेट करने की बात करते हैं कार्ल यूंग, जिसको कहते हैं इंडिविजुएशन। एक प्रोसेस होता है जिसमें शैडो के साथ मुलाकात होती है आपकी। बट शैडो के साथ मुलाकात आसान नहीं होती है, अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसको हम रिजेक्ट करते आए थे अभी तक यार, डिनाई करते आए थे, इसको बुरा मानते आए थे। तो किसी बुरी चीज़ को जिसको रिजेक्ट करते आए थे, डिनाई करते आए थे, उससे मिलना आसान कैसे हो सकता है? बहुत अनकंफर्टेबल होती है वो फीलिंग। लेकिन यहीं से, इस डार्कनेस से होकर ही रियल ग्रोथ होती है लोगों की। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट होना है तो आपको इस रास्ते जाना होगा। फिर बात करते हैं कार्ल यूंग एनिमा और एनिमस की। अब आपको पता है जब आप बड़े हो रहे थे ऐसा मेल, तो आपको बताया जाता था कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो आपको शो नहीं करने हैं, आपको दबाना है। जैसे कि आपने रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। जो फीमेल है उनको अलग बोला गया, आप गुस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। जो मैस्कुलिन ट्रेट्स थे उनको बोला गया दबाने के लिए। तो दोनों ही जेंडर के अंदर आप देखेंगे कुछ ट्रेट्स ऐसे थे जिनको दबाना पड़ा। तो वो क्या होते हैं, दबते दबते हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाते हैं। वो ट्रेट्स हमारी शैडो का ही पार्ट बन जाते हैं। तो जो मर्द होता है उसके अंदर जो फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, दबते दबते जब अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाते हैं, उनको बोलते हैं एनिमा। और फीमेल के अंदर वही शैडो जो कि मैस्कुलिन ट्रेट से बनी हुई है, उसको कहते हैं एनिमस। अब होता यह है कि हम अपने इस शैडो से मिलना चाहते हैं, तड़प होती है हमारी कि इससे मिलना है हमें, और हमें कंप्लीट फील करना है, एक होलनेस वाली फीलिंग चाहिए होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं दुनिया में, अपनी शैडो को ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। और होता यह है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी शैडो को प्रोजेक्ट करते हैं, उनको लगता है यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है, उसको प्यार हो जाता है उससे। एक दिन ऐसा होता है, हनीमून फेज खत्म होता है और वो प्रोजेक्शन भी थोड़ा ढीला होता है, और फिर पता चलता है यार ये तो वो नहीं था जो मैंने सोचा था, मैं तो अपनी शैडो ही प्रोजेक्ट कर रहा था इसके ऊपर। और उसके बाद रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये समझ लो कि अगर तुम मेल हो तो तुम एनिमा ही बाहर ढूंढ रहे हो अपनी लड़की में, अपनी बंदी में, और अगर तुम लड़की हो तो तुम एनिमस ढूंढ रही हो, मतलब मैस्कुलिन ट्रेट्स ढूंढ रही हो जो तुम्हारे अंदर दबाए गए थे। तो बेसिकली हम अपने एनिमा और एनिमस से ही मिलना चाहते हैं और कंप्लीट फील करना चाहते हैं। तो कार्ल यूंग कहते हैं इस एनिमा एनिमस को भी आपको समझना होगा, और समझना होगा कि ये जो ट्रेट्स आपने दबा के रखे थे, अपनी शैडो का पार्ट बना दिया था, वो बुरे नहीं हैं, बस उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है और उसको अपने सेल्फ का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। मतलब अपने इनर अपोजिट एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है और इसको इंटीग्रेट करना अपने सेल्फ के साथ। और जब ऐसा होगा ना, तब तुम रियल मायने में ना इमोशनली और साइकोलॉजिकली ना मैच्योर लगोगे। फिर कार्ल यूंग बात करते हैं सेल्फ की। ये जितने पार्ट्स मैंने डिस्कस करे इस वीडियो के अंदर, उन सारे पार्ट्स को जब आप मिला देंगे, ठीक है, उनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो बन जाएगा सेल्फ। मतलब कि आपकी पूरी टोटलिटी जो है, आप जो कुछ भी हो पूरी तरीके से, वो सेल्फ कहलाएगा। और इंडिविजुएशन प्रोसेस के अंदर यही करना है, इसी सेल्फ को बनाना है। और बनाना कैसे है, उन सारे पार्ट्स को मिलाकर इंटीग्रेट करना है और बनना है अपना ट्रू सेल्फ। कार्ल यूंग इसी कारण ड्रीम्स को, मिथ्स को, रिलीजन को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो ड्रीम्स है ना, वो एक्चुअली में एक लैंग्वेज है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड हमसे बात करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है हमारे जैसा, तो वो ड्रीम्स के जरिए, इन सिंबल्स के जरिए बात करता है। अगर तुम्हें बार बार सपने में डार्क फॉरेस्ट आता है, कोई अननोन फिगर बहुत बार बार दिखता है, तो कार्ल यूंग कहते हैं कि वो एक्चुअली में एक तरीके का सिंबल हो सकता है, एक तरीके का साइन हो सकता है आपके अनकॉन्शियस का, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके से इस इंडिविजुएशन प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और अपना ट्रू सेल्फ बन सकते हैं। आखिर में कार्ल यूंग बोलते हैं कि अगर तुम सिर्फ आउटर वर्ल्ड पे फोकस करोगे ना, और इनर वर्ल्ड को इग्नोर करते रहोगे, तो एक तो ये होगा कि इनर वर्ल्ड तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा, तुम्हारे बस के बाहर होगा सब कुछ, और इनकम्प्लीट भी महसूस करोगे। इसी कारण तुम्हें अपने इस शैडो को, एनिमा एनिमस को
और इन आर्किटाइप्स को समझना होगा और इनको लेकर अवेयर होना पड़ेगा, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मॉडर्न इंसान क्या कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्ट हो चुका है बिल्कुल बुरी तरीके से। उसका ध्यान ना बाहर की तरफ ही है, सक्सेस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, रैशनलिटी के ऊपर, और उसका अंदर का वर्ल्ड इग्नोर होता जा रहा है, उससे डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसका रिजल्ट पता है क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि उसको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, वो एंग्जाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, वो रेस्टलेस सा रहता है, अंदर एम्प्टीनेस फील करता है। उन सब का कारण काल ही उनको लगता है कि हम अपने इनर वर्ल्ड को इग्नोर करते रहेंगे ना, अगर वो जर्नी हम स्टार्ट नहीं करेंगे अंदर वाली, तो हम ऐसे ही रहेंगे इनकम्प्लीट और हमेशा परेशान होते रहेंगे, ऐसी तकलीफ में रहेंगे और वो वाइड कभी नहीं भर पाएंगे। काल यूं कहते हैं कि अपने इल्यूजन्स को तोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको अंदर जाना होगा, इस जर्नी पे निकलना होगा, एक्सप्लोर करना होगा अंदर की दुनिया को, तभी आप एक ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लाइफ जी पाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।